सरला ने शांतनु के लिए शाम की चाय बनाई और टेबल पर रख चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका रखी थी। शांतनु को लगा कि कोई ना कोई बात जरूर है और उसने सरला के नीचे झुके चेहरे की तरफ नजर डालने का प्रयास किया। सरला का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी बात पर रोकर आई है। शांतनु सरला को अक्सर उदास तो देखता था, परंतु उसकी आदत रोने की बहुत कम थी। शांतनु को यह चिंता हुई कि मुझे सरला से मालूम करना चाहिए कि वह क्यों रोई है, लेकिन सरला से पूछकर वह उसे दोबारा रुलाना और दुखी नहीं करना चाहता था। शांतनु ने बड़े प्यार से सरला से पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली क्या? नहीं, सरला हल्की पर कांपने जैसी आवाज में बोली। क्यों? माँ कह रही हैं कि वह बहुत थकी हुई हैं और बैठकर चाय पीने की उनके अंदर ताकत नहीं है और पापा को चाय नुकसान करती है। तो पिताजी दूध ले सकते हैं? मैं गई थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि वह दूध पचा नहीं पाते हैं। शांतनु ने अपना चाय का कप उठाया और माँ पिताजी के कमरे की तरफ जाने लगा। तब सरला ने बहुत धीरे से कहा, पहले अपनी चाय तो खत्म कर लेते, तब तक माँ की थकान भी खत्म हो जाती। तुम पियो, मेरा इंतजार मत करना, मैं माँ को चाय पिलाकर आता हूँ। परंतु सरला ने चाय नहीं पी, बल्कि अपनी उदास नजरों से खिड़की के बाहर सड़क को देखती रही। सोच रही कि काश वह भी आजाद पंछी होती तो खुली हवा में उड़ती रहती और खुली सांस लेती। यही सब सोचते सोचते वह किचन की ओर मुड़ गई। सरला के पिताजी एक बहुत फेमस तथा अपनी प्रैक्टिस में जाने माने डॉक्टर थे, पर उनकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि वह किसी को दुख तकलीफ में नहीं देख पाते थे। जब कभी उनके पास कोई गरीब व्यक्ति अपना इलाज करवाने आता तो वह उससे अपनी फीस नहीं लेते थे, बल्कि उसे कुछ पैसे फल और दवाइयां खरीदने के लिए अपने पास से और दे देते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने कितना काम किया, मेहनत की, वह उतना नहीं कमा सके। फिर खुद भी काफी बीमार हो गए तो जमा पूंजी थी वह सब उनके इलाज में खर्च हो गई। सरला की मम्मी बहुत पहले ही बेटे को जन्म देकर हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी। जब सरला के पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब उनके पास सिर्फ एक मकान ही था। सरला अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। सरला को एक स्कूल में टीचर की सर्विस मिल गई। सरला की छोटी बहन का मेडिकल का अंतिम वर्ष चल रहा था और भाई बीए सेकेंड ईयर में था। शांतनु ने जब सरला से शादी करने की इच्छा व्यक्त की तो उसने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। सरला ने कहा, राधा की अभी पढ़ाई चल रही है, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती और किसी नौकरी में नहीं आ जाती तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। पर शांतनु ने अपना तर्क देते हुए कहा कि बस तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हारा एक भी पैसा शादी में खर्च नहीं होने दूंगा तथा शादी के बाद भी तुम आजाद हो अपनी सैलरी को अपने भाई बहनों पर खर्च करने के लिए। शांतनु ने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं, पर दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हारे परिवार की चाहकर भी उतनी सहायता नहीं कर सकता हूँ जितनी कि परिवार का सदस्य बनने पर कर सकता हूँ। सरला को शांतनु की यह बात ठीक लगी, क्योंकि घर के हालातों के कारण कभी कभी वह अपने को अकेला महसूस करती थी। उसने सोचा शायद शांतनु जैसी सोच रखने वाला हम सफर उसे जीवन में मिल जाता है तो उसकी चिंताएं कम हो जाएंगी। पर दूसरी तरफ सरला यह भी सोचती है कि शांतनु अपने माँ बाप की अकेली औलाद है, इसलिए उन लोगों को शादी के मामले में ज्यादा उम्मीदें होंगी। इसलिए शायद बिना दहेज या ना के बराबर दहेज की लड़की को अपनी बहू न बनाए। पर शांतनु ने यह सरला के मन की शंका को शांत कर दिया और कहा कि मेरे माता पिता मुझे इतना अधिक प्यार करते हैं कि मेरी पसंद के सामने
वह दहेज जैसी छोटी बात के लिए नहीं सोचेंगे। शांतनु के पिता एक छोटी सी नौकरी में थे, परंतु शांतनु ने उनकी आशाओं से ज्यादा ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। अच्छी सैलरी थी, जिसके कारण घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा हो चुका था। शांतनु के मन में यह था कि मेरी अच्छी सैलरी है, जिससे मेरे माता पिता दोनों संतुष्ट हैं, तो उन्हें सरला की सैलरी की कोई जरूरत नहीं लगेगी। यहीं पर उसने अपने माता पिता को समझने की सबसे बड़ी भूल की थी, जो अब शादी के बाद उसे समझ में आया। शांतनु के माता पिता ने बिना दहेज की लड़की से इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी थी कि जो बहू कमाकर लाएगी वह भी इसी घर में रहेगा और उससे दहेज की कमी पूरी हो जाएगी। जब उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह अपनी बहू से नाराज रहने लगे और वह ये सोचते रहते थे कि हमारे साथ धोखा किया गया है। शांतनु चाय का कप लेकर माँ के कमरे में गया तो माँ बेड पर लेटी हुई थी तथा पिताजी हर्षवर्धन कुर्सी पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। शांतनु ने कहा, माँ, सरला कह रही थी कि आपको थकान हो रही है, थोड़ी चाय ले लो तो थकान कम हो जाएगी। बेटा रहने दो, चाय पीने को मेरा मन नहीं हो रहा है। फिर आप क्या लेना चाहती हैं माँ? सरला पिताजी के लिए मौसमी का जूस ला रही है, आपके लिए भी निकलवा देता हूँ। रहने दो बेटा, मैं जूस नहीं पीऊंगी। मैं एक माँ हूँ, मैं सब समझती हूँ कि तेरे ऊपर खर्चा बढ़ा बढ़ा कर कितना बोझ डालूं, क्या करूं? इस उम्र में मैं कुछ काम भी तो नहीं कर सकती। तो फिर माँ, सरला को रोटी क्यों नहीं बनाने देती हैं आप? वो ये कहती है कि आपका और पिताजी की दोनों का खाना बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बात कर रहा है बेटा तू? सुबह 7 बजे का बना खाना जब हम दोपहर को 1 बजे खाएंगे तब तक बासी नहीं हो जाएगा? क्या तूने कभी ऐसा देखा है कि पिताजी ने ठंडी रोटी खाई हो? फिर एक लंबी और गहरी सांस लेकर बोली, माँ बाप अपने बेटे की शादी कितने अरमानों से करते हैं। यही सोचते हैं कि घर में बहू आएगी, एक सदस्य बढ़ेगा, चहल पहल रहेगी, चिड़िया की तरह पूरे घर में फुदकती रहेगी, पायल की छन पूरे घर में होगी और शरीर को भी थोड़ा चैन मिलेगा। फिर बोली, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह तो सब किस्मत की बात है। हर व्यक्ति के भाग्य में सुख नहीं होता है। जो एक बड़े व्यापारी रतन लाल जी का रिश्ता तेरे लिए आया था, अगर उससे शादी होती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वह तो 35 लाख कैश, एक कार और ना जाने क्या क्या देने को कह रहे थे। कैसी बात कर रही हो माँ? जो लड़की अपने साथ इतना पैसा लेकर आती, उससे आप सेवा की उम्मीद करती हो? कार में उसे घुमाने, फिल्में दिखाने, रेस्टोरेंट में खाना खिलाने, रोज रोज शॉपिंग कराने, कभी कभी बाहर ले जाने में ही मेरी आधी से ज्यादा सैलरी खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त रात और दिन कुछ ना कुछ ताने मारती रहती है, सुनाती। उसके मायके में तो कितने नौकर काम करते हैं, कोई काम हमें नहीं करना पड़ता था, आधी आधी। माँ, या माँ, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई होती तो तब भी तो खाली मेरी ही सैलरी घर में काम आती। अगर ये मान भी लिया जाए कि सरला मायके से कुछ नहीं लाई, तो वह अपने ऊपर कुछ खर्च भी तो नहीं करवाती है। मैं आपको अनेकों बार नौकर रखने के लिए कह चुका हूँ, पर आप रखने को तैयार नहीं होती हैं। अब आप ही समस्या का निदान बताइए। शांतनु की माँ कमला जो समस्या का समाधान चाहती थी, वह शांतनु उनके बिना बोले ही जानता था, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। शांतनु ने कहा, माँ, थोड़े दिन की और बात बची है। मीरा अपने मेडिकल का लास्ट ईयर की परीक्षा दे चुकी है, इसलिए अब उसका पढ़ाई पर होने वाला खर्च खत्म हो जाएगा तथा जल्दी ही उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। सुशील, सरला का भाई, भी करीब 2 साल बाद सर्विस करना शुरू कर देगा। फिर सरला की दोनों के लिए जिम्मेदारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद सरला नौकरी छोड़ देगी। अरे, एक बार नौकरी करने के बाद कोई भी नहीं छोड़ता है। उसके बाद वह नौकरी इसलिए करेगी जिससे भाई बहन की शादी कर सके। शांतनु ने हंसकर माँ को कहा, माँ,
आप न जाने कितने सालों की बातों को सोचकर आगे बढ़ रही हैं। राधा जब डॉक्टर बन जाएगी तो उसके पास पैसे और लड़कों की क्या कमी रहेगी, खुद ही खूब पैसा इकट्ठा कर लेगी। बेटा, मैं तो तेरी चिंता करती हूँ कि तेरे अकेले के ऊपर कितना अधिक बोझ आ गया है। मेरी तो कोई बात नहीं, पर पिताजी के स्वास्थ्य के लिए उनको फल मिलने चाहिए। उसी समय सरला 2 गिलासों में मौसमी का जूस लेकर कमरे में आ गई। शांतनु ने कहा, माँ, आप तो पिताजी के स्वास्थ्य की चिंता कर रही थी, परंतु सरला को तो आप दोनों की चिंता है, इसलिए दोनों के लिए जूस लाई है। अब पी लो। मैं बहुत प्यार से लेकर आई है, वरना उसका दिल टूट जाएगा। इसी तरह की जब भी कोई बात घर में होती और माँ पिताजी सरला से कुछ नाराज होते तो मेरे मन में सरला के लिए उतना ही आदर, सम्मान और प्यार बढ़ जाता था। सरला ने एक बार भी यह नहीं कहा था कि शांतनु ने शादी से पहले जो वायदे किए थे आज उनसे मुकर रहा है। उसने कभी यह भी शिकायत नहीं की कि उसके माता पिता ने भी उसे पढ़ाने लिखाने में शांतनु के माता पिता की तरह खर्च किया था। तब क्या सरला अपने भाई बहन के लिए खर्चा करती है तो उसमें कुछ गलत है? वो तो अपने सास ससुर की सेवा करने में भी कभी पीछे नहीं रहती थी। स्कूल से आते ही पूरा घर संभालती है। कभी भी उसने मुझसे किसी चीज के लिए जैसे गहने, कपड़े, चप्पल, साड़ियां लाने को नहीं कहा। अपने मायके से लाई हुई साड़ियों को पहनती है, पर माथे पर शिकन नहीं होती है। सरला ने अपने घर के हालातों से समझौता कर लिया था, जिसके कारण शांतनु उससे बहुत खुश रहता था। यही बात तो अपने माता पिता को भी कहता था, परंतु वे समझने को तैयार नहीं होते थे। वे तो बस घर के खर्चों के कारण घर का वातावरण अशांत बनाए रखते थे। वे ये दिखाना चाहते थे कि हमारी बहू जो पैसा अपने भाई बहन पर खर्च करती है उसे बंद कर दे और ससुराल में दे। एक दिन सुबह सरला स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसे अपने सास के रोने की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो पड़ोस के 2 लड़कों ने कहा, हर्षवर्धन जी मॉर्निंग वॉक करने के बाद घर वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी वाले ने उन्हें टक्कर मार दी और वह सड़क पर गिर गए। सरला उस स्थान पर पहुंची जिस पत्थर से टकराने के कारण सिर फट गया था और खून भी काफी बह रहा था, जिसके कारण बेहोशी भी आ गई थी। कुछ लोगों की सहायता से उन्हें घर पर ले आई। सरला ने अपनी बहन मीरा को फोन किया, पूरी स्थिति बताई। उधर से मीरा ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं एम्बुलेंस लेकर पहुंचती हूँ। सरला ने अपने स्कूल फोन करके छुट्टी ले ली, हॉस्पिटल के लिए जरूरी सामान रखा। इसी बीच राधा आ गई और उन्हें हॉस्पिटल ले आए। राधा का बहुत मधुर तथा दयालु स्वभाव होने के कारण सभी हॉस्पिटल वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। राधा का रिलेटिव होने के कारण उसके डॉक्टर साथियों ने हॉस्पिटल के अंदर सारे इंतजाम फटाफट करवा दिए। कमला जी बहुत अधिक घबरा रही थी। पूरे हॉस्पिटल में हलचल मची हुई थी। कमला कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रिटायर्ड मेरे पति को इतने बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में विशेष डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज मिल जाएगा। सरला बीच बीच में आकर सास को भी देख रही थी। सरला का भाई भी हॉस्पिटल पहुंच गया, दवाइयों का इंतजाम वही कर रहा था। शांतनु अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए थे। सरला ने सारी बातें फोन पर बताते हुए कहा, यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, राधा और सुशील भी मेरे साथ हैं। कुछ घंटों की ऑब्जर्वेशन के बाद हर्षवर्धन जी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। राधा भी सरला की सास को धीरज बंधा रही थी कि जल्दी ही मौसाजी ठीक हो जाएंगे। जब कमला जी को लगा कि अब स्थिति कंट्रोल में आ गई है, तब उन्होंने कमरे में चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। अस्पताल में इतना बड़ा रूम तो बहुत महंगा होगा। जब उन्होंने ये कहा तब सुशील बोला, माँ
आप दो दो बेटों के होने के बाद अब खर्च की बात क्यों सोच रही हैं? मेरे होते हुए भी अगर आपको कोई कष्ट हो रहा है तो मेरा बेटा होने पर लानत है। सुशील की बात सुन सरला हंसकर बोली, माँ, आज इसने पिताजी को अपना खून दिया है, इसलिए ऐसे बड़े बड़े बोल बोल रहा है। यह सुनकर सरला की आंखों में पानी आ गया। अब वह ये सोच रही थी कि अगर सरला अपनी बहन राधा की पढ़ाई पर खर्च ना करती तो वह आज डॉक्टर नहीं बन पाती, और क्या इनको ये सुविधा प्राप्त होती। रतनलाल जी का बेटा अपनी बहन को दहेज तो खूब दे देता, पर क्या खून देने की बात भी उसके दिमाग में आती। हॉस्पिटल से ठीक होकर हर्षवर्धन जी घर पर आ गए। तब तक कमला की सोच सरला के लिए बदल चुकी थी। अब तो वह सरला के कामों में हाथ बटाने लगी। मैं बैठी हुई थी कि तभी उनको सुशील की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह गुलाब की तरह खिल उठी। सुशील एक पैकेट लेकर आया था, जिसे उसने अपनी बहन की सास के चरणों में रखा और बोला, माँ, मैंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया है। पहली सैलरी मिली तो आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ। पहले तो कमला को हैरानी हुई, फिर प्यार में नाराज होते हुए बोली, क्या तेरा दिमाग ठीक है? पढ़ना छोड़कर नौकरी करेगा? पढ़ाई खत्म करने के बाद करना। पढ़ाई पर इतना कुछ भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा माँ। हाँ, इतना अवश्य ही कि आवारागर्दी का समय नहीं मिल पाएगा। मैं तेरी बात तब तक नहीं मानूंगी जब तक तू नौकरी नहीं छोड़ेगा। मैं इस पैकेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अरे माँ, आप तो सचमुच ही जीजाजी से भी ज्यादा डांटती हैं, उनसे भी ज्यादा धमकी दे रही हैं। चलिए, अब मैंने आपकी बात मान ली, अब तो पैकेट खोलिए, सुशील ने प्यार से कहा। पैकेट खोला तो कमला का मुंह खुला ही रह गया और फिर बोली, अरे पागल, इतनी अच्छी साड़ी मुझ बूढ़ी के लिए लेकर आया है। अपनी बहन, अपनी दीदी को दे दो। पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ, अब जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। और सुशील ने कमला का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लिया। कमला हंसी और बोली, तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन हमेशा खुश खुश रहो और दूसरों को भी इसी तरह से खुश रखो। मेरा तो बस यही आशीर्वाद है। शांतनु दरवाजे पर खड़ा यह सब देख और सुन रहा था। यह सब देखकर हैरान था, परंतु तुरंत समझ गया कि पिताजी की बीमारी से माँ का हृदय परिवर्तित हुआ है। उसने एक लंबी, गहरी और ठंडी, सुकून भरी सांस ली।